दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी, आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज हिंदी। आजकल एक ही बात जोर शोर से चल रही है और वो बात है भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है। ईडी हो, सीबीआई हो या और इनकम टैक्स हो, इनके रेड लगातार पड़ रहे हैं और वो रेड भारतीय जनता पार्टी के विरोधी गठ के नेताओं पर ही पड़ रहे हैं। जैसे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को टारगेट किया जा रहा है, लालू प्रसाद यादव को टारगेट किया जा रहा है, ममता बनर्जी को टारगेट किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी के नेताओं को टारगेट किया जा रहा है। महाराष्ट्र में छगन भुजबल, नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, अनिल देशमुख, कई नाम सामने आ रहे हैं और इन लोगों को ईडी, सीबीआई या इनकम टैक्स के द्वारा गिरफ्तार किए जाने की साजिश रची जा रही है। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग किया जा रहा है। अगर इन सारे नामों को देखा जाए और भारतीय जनता पार्टी की सत्ता को देखा जाए तो यह बात कहीं ना कहीं सही लगने लगती है। सच में भारतीय जनता पार्टी विरोधी दल के नेताओं के खिलाफ केंद्रीय जांच एजेंसियों का इस्तेमाल कर रही है, ऐसा लगने लगता है, क्योंकि किसी असत्य को बार बार सत्य कहकर बताया जाए तो वह अर्धसत्य लगने लगता है और किसी अर्धसत्य को फिर से बार बार दोहराया जाए तो वह सत्य लगना लगता है। यही गोबेल्स की नीति है और इसी नीति के तहत यह साफ हो जाता है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं पर भारतीय जनता पार्टी लगातार जांच एजेंसियों के इस्तेमाल करके हमले करते जा रही है। लेकिन वास्तव में सच क्या है यह भी देख लेना जरूरी है। क्या सच में ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स भारतीय जनता पार्टी की एक शाखा के रूप में यह काम कर रही है? क्या ये सारे आरोप सिर्फ भारतीय जनता पार्टी लगा रही है? चलो जरा सच जानने की कोशिश करते हैं। उत्तर प्रदेश के अखिलेश यादव के खिलाफ जो आजकल जांच चल रही है या उनके पार्टी के लोगों के खिलाफ जो जांच चल रही है, उसकी वास्तविकता यह है कि खनन घोटाले में, उत्तर प्रदेश के खनन घोटाले में बहुत सारा पैसा लूटा गया है। यह कंप्लेंट भारतीय जनता पार्टी के किसी नेता ने नहीं की थी, बल्कि यह कंप्लेंट बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने कर दी थी। अब मायावती की उस कंप्लेंट का अगर ईडी, सीबीआई और इनकम टैक्स जांच करके, अभ्यास करके कुछ कार्रवाई करती है तो इसकी जिम्मेदार ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स या केंद्र सरकार कैसे होगी? ये तो मायावती की तक कंप्लेंट है जिसके जरिए पर ये सारे शिनाख्त किए जा रहे हैं, ये सारी इंक्वायरी की जा रही है। अब चलो मायावती की बात निकली है तो मायावती का भी देखना पड़ेगा। मायावती को पूरे उत्तर प्रदेश में जब वो मुख्यमंत्री थी तब मूर्तियां बिठाने का काम चल रहा था। कांशीराम की मूर्तियां बिठाने का काम चल रहा था, हाथी की मूर्तियां बिठाने का काम चल रहा था, यहां तक कि खुद मायावती की मूर्तियां बिठाने का काम चल रहा था। और इस मूर्ति घोटाले की कंप्लेंट अगर किसी ने की हो तो वो है कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता नहीं, कोई भारतीय जनता पार्टी का मंत्री नहीं, बल्कि अखिलेश यादव ने यह कंप्लेंट की थी। अखिलेश यादव ने यह कंप्लेंट की थी। मतलब मायावती के खिलाफ अखिलेश कंप्लेंट करते हैं, अखिलेश के खिलाफ मायावती कंप्लेंट करती है, जांच एजेंसियां जांच करती है, जिम्मेदार ठहराया जाता है भारतीय जनता पार्टी को। आप एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछाल रहे हो और अब जाके कहीं उस कार्रवाई का मूर्त रूप सामने आ रहा है तो भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में शारदा चीट फंड घोटाले का आपको सबको मालूम होगा। ममता बनर्जी और उनके बहुत सारे करीबी मंत्री या रिश्तेदार भी इस शारदा चीट फंड घोटाले में सहभागी थे। क्या इस शारदा चीट फंड घोटाले की कंप्लेंट किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता ने, मंत्री ने, विधायक ने की थी या सांसद ने की थी या किसी प्रवक्ता ने की थी? बिल्कुल नहीं। शारदा चीट फंड घोटाले की कंप्लेंट करने वाला था कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी। कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी की ओर से इस घोटाले को बार बार पश्चिम बंगाल के राजनीति में चुनावी मुद्दे के तरह इस्तेमाल करने के लिए बार बार जिक्र हो रहा था, कंप्लेंट हो रही थी। कांग्रेस के कंप्लेंट पर ममता बनर्जी के लोगों को पकड़ा गया,
अब इसमें केंद्रीय जांच एजेंसियों का क्या रोल है? जब कंप्लेंट करते हो तो इंक्वायरी तो करनी पड़ेगी। रॉबर्ट वाड्रा वाला जो जमीन घोटाला है, रॉबर्ट वाड्रा के कई घोटाले सामने आते हैं। वैसे तो रॉबर्ट वाड्रा शायद वो क्या नाम है उस पेपर का, उस घोटाले में भी शामिल थे, नेशनल हेराल्ड, वो नेशनल हेराल्ड में भी शामिल थे। रॉबर्ट वाड्रा के घोटाले की सारी कंप्लेंट अगर किसी ने की है तो मूल रूप में जाकर देखिए, वो है अरविंद केजरीवाल। अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी ही थे जो वाड्रा के इन घोटालों के खिलाफ हमेशा बात करते थे, जब वो कांग्रेस के पूरी तरह से विरोधी थे। मतलब अब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ इकट्ठा होने के लिए भले ही केजरीवाल कांग्रेस का साथ देने के लिए तैयार हो गए हो। आपको याद होगा केजरीवाल की पहली सरकार जो बनी थी वो कांग्रेस के समर्थन पर ही बनी थी। बाद में इस्तीफा दे दिया और फिर से चुनाव कराए गए, और फिर से चुनाव करने के बाद पूर्ण रूप से बहुमत में आकर केजरीवाल ने सत्ता संभाली। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस पर, वाड्रा पर आरोप करने वाले अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ही थे, जिनके कंप्लेंट की इंक्वायरी बाद में चली, और वही घोटाला अब ईडी सीबीआई के हाथ में है। चलो बहुत बातें कर ली हमने बाहर के राज्यों की। आपको याद होगा कभी कभी क्या होता है, भूल जाते हैं हम लोग, बहुत सारी बातें भूल जाते हैं। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति थे जो लालू प्रसाद यादव के बेटे के घोटाले से तंग आकर ही उनकी पार्टी का साथ छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़े हुए थे। मतलब नीतीश कुमार की सत्ता आरजेडी के साथ थी, लेकिन तेजस्वी यादव और दूसरे बेटे वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त थे, और इन भ्रष्टाचारियों के साथ सत्ता में रहना योग्य नहीं है, यह कहकर नीतीश ने सत्ता का साथ छोड़ा था। और इनकी इंक्वायरी की मांग करने वाले, प्रोसेस करने वाले नीतीश कुमार थे। अब जाके वो प्रोसेस मूर्त रूप में आ रही है तो नीतीश ही चिल्ला रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी केंद्रीय जांच एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। मतलब कंप्लेंट आप करते हो और दिखाते हो कि इसके ऊपर कार्रवाई भारतीय जनता पार्टी कर रही है या केंद्रीय जांच एजेंसियां कर रही है। क्यों जांच एजेंसियों को बदनाम करने का प्रयत्न हो रहा है? और जिन्होंने घोटाले किए हैं ना, वो उनके घोटाले तो सामने आने ही वाले हैं कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। बिहार का देख लिया, दिल्ली का देख लिया, उत्तर प्रदेश का देख लिया, सब तरफ का देख लिया। अब आते हैं महाराष्ट्र में, और यह बहुत अहम मुद्दा है। महाराष्ट्र में किन किन की ईडी सीबीआई जांच चल रही है? एक है छगन भुजबल, जिनकी केस लोअर कोर्ट ने खारिज कर दी है, लेकिन आज भी वो केस चल रही है। दूसरे है अनिल देशमुख, जिनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तीसरे है नवाब मलिक, जो अभी भी ईडी के न्याय कस्टडी में हैं, या उनके साथ एनआईए का भी मामला चल रहा है। और एक है हसन मुशर्रफ। नवाब मलिक, हसन मुशर्रफ, अनिल देशमुख, छगन भुजबल, संजय राउत, ये सारे मामले हम जरा एक एक करके समझ लेते हैं। क्या छगन भुजबल के खिलाफ की जांच भारतीय जनता पार्टी के सरकार ने की थी? याद होगा आपने, जब छगन भुजबल को गिरफ्तार किया जा रहा था तब छगन भुजबल ने ही व्हाट्सएप पे एक डीपी रखा था, पीठ में खंजर घोपने का। किसने घोपा है छगन भुजबल के पीठ में खंजर? छगन भुजबल के ये सारे मामले किसने सामने लाए हैं, यह भी देखना जरूरी है। आपको याद दिलाने के लिए बता देता हूं, तत्कालीन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण द्वारा यह फाइल को अग्रेषित किया गया था, और पृथ्वीराज चव्हाण के पास यह फाइल भेजने वाले दिवंगत गृह मंत्री आर पाटिल ही थे। आर पाटिल के द्वारा यह फाइल मुख्यमंत्री कार्यालय को सौंपी गई। मुख्यमंत्री कार्यालय के द्वारा यह फाइल जांच एजेंसियों को सौंपी गई। अगर यह होता है तो छगन भुजबल के खिलाफ चल रही कार्रवाई के लिए जिम्मेदार ईडी, सीबीआई या भारतीय जनता पार्टी को क्यों किया जाता है? क्यों माना जाता है ऐसा कि भारतीय जनता पार्टी ही कार्रवाई कर रही है? चलो जरा आगे चलते हैं। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी हुई
उनके वसूली कांड के बारे में पता चला। 100 करोड़ की वसूली कहीं बार वालों से वसूली की जाती है, कहीं यहां वालों से की जाती है, कहीं वही वालों से की जाती है। जरा आप ठीक से उस घटनाक्रम को फिर से एक बार मन में रिवाइंड करके देखिए। अनिल देशमुख के खिलाफ पहली कंप्लेंट किसने की थी और किसके पास की थी? उस वक्त महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे उद्धव ठाकरे। उद्धव ठाकरे को चिट्ठी लिखकर अनिल देशमुख वसूली करवाते हैं, यह बात किसने कही थी? तब के मुंबई के सीपी ने यह बात कही थी। मुंबई के सीपी ने यह बात मुख्यमंत्री को लिखे खत में बताई थी। कंप्लेनेंट था मुंबई का सीपी, ना कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता। वाजे का मामला जब सामने आया तो इस कंप्लेंट को मुख्यमंत्री की तरफ भेजा गया और बाद में इसमें उतरी सीबीआई और ईडी। अनिल देशमुख की गिरफ्तारी भी हुई, वसूली कांड में ईडी आई और बाकी सारे मामले अब सीबीआई देखने लगी है। मतलब इस कांड के लिए भी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता जिम्मेदार नहीं है। बात करते हैं हसन मुशर्रफ की, जो आजकल बहुत सुर्खियों में है, चर्चाओं में है। हसन मुशर्रफ के खिलाफ बार बार कंप्लेंट करने वाले राजेश समरजीत घाड़गे भारतीय जनता पार्टी के अब के नेता है, लेकिन कंप्लेंट तब की है जब वो भारतीय जनता पार्टी के नहीं थे। यहां भी भारतीय जनता पार्टी का मामला नहीं आता है, पुरानी कंप्लेंट निकाले जा रही है और जिसका परसुएशन अब किरीट सोमैया कर रहे हैं। बात नवाब मलिक की आती है तो नवाब मलिक के ऊपर की गई कार्रवाई किसी भी पार्टी ने की हो, एक तो नवाब मलिक एक अच्छे अधिकारी को बदनाम कर रहे थे, समीर वानखेड़े जैसे, जो शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान के खिलाफ चल रही कंप्लेंट को लेकर बहुत कुछ काम कर रहे थे। उनको बदनाम करने की साजिश रची जा रही। वो इसलिए हो रही थी कि नवाब मलिक के दामाद को इन्हीं समीर वानखेड़े ने पकड़ा था। मतलब समीर वानखेड़े को बदनाम करने के लिए नवाब मलिक कई कहानियां बुन रहे थे, फर्जीवाड़े की कहानी बुन रहे थे। और उस वक्त नवाब मलिक मुंबई के बॉम्ब ब्लास्ट के गुनहगारों के साथ आर्थिक व्यवहार कर रहे थे। और वही नवाब मलिक अमृता फडणवीस पर आरोप लगा रहे थे। जब ऐसे आरोप लगाए जाते हैं तो नवाब मलिक के खिलाफ कार्रवाई करना आवश्यक हो जाता था, जो मुंबई बॉम्ब धमाके के गुनहगारों के साथ, मैं आरोपियों के साथ नहीं कह रहा हूं, आरोप अलग बात होती है, गुनहगार अलग बात होती है। जिसे कोर्ट ने सजा सुनाई हो, उन लोगों की प्रॉपर्टी नवाब मलिक खरीद रहे थे, उन्हें आर्थिक फायदा पहुंचा रहे थे। यह मामला एनआईए का होता है और एनआईए का मामला कभी किसी पार्टी या राजनीति के साथ जोड़कर नहीं देखा जा सकता। हसन मुशर्रफ हो, नवाब मलिक हो, या छगन भुजबल हो, या अनिल देशमुख हो, सारे मामले दूसरे किसी पार्टी के नेता ने कंप्लेंट कर सामने लाए। अब संजय राउत वाला मामला भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का नहीं है, यह खुद उन्हीं के पार्टनर के साथ जब अनबन हुई तो उस वाला मामला यह है। मतलब संजय राउत एक घोटाला करते हैं, उससे प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वो प्रॉपर्टी एक महिला के नाम पर खरीदते हैं, अपनी बीवी और महिला के नाम पर। फिर उस महिला का उत्पीड़न हो जाता है, उस महिला का शोषण हो जाता है। शोषण शारीरिक हो ऐसी बात नहीं है, शोषण आर्थिक भी हो सकता है, शोषण मानसिक भी हो सकता है, शोषण सामाजिक तौर पर भी हो सकता है। यही शोषण संजय राउत की तरफ से किया गया और इसी शोषण के खिलाफ वो महिला आवाज उठाकर खड़ी हो गई, जिसका भारतीय जनता पार्टी से कोई संबंध नहीं है। वास्तविकता यह है कि यही महिला संजय राउत जिस सामना के संपादक है, उस सामना में लिखा करती थी, यही महिला संजय राउत के पार्टनर सुजीत पाटकर की पत्नी है। यही महिला संजय राउत के इर्द गिर्द उसके छांव जैसी घूम रही थी, परछाया हो जैसे संजय राउत का।
संजय राउत को अंग्रेजी के भाषण समझाने का काम करती थी, अंग्रेजी के भाषण लिख के देने का काम करती थी। अगर अंग्रेजी ड्राफ्ट करना कोई है तो सपना पाटकर ही सामने आती थी। यही महिला है जिसके उत्पीड़न के बाद वो सामने आई, लड़ने लगी और संजय राउत के खिलाफ कंप्लेंट कर दी। अब इस कंप्लेंट को अगर ईडी सीबीआई जांच करती है तो आरोप भारतीय जनता पार्टी पर क्यों लगाया जाता है? संजय राउत वाला मामला तो पूरा घर का मामला है, घर के अंदर का मामला है। आरोप भारतीय जनता पार्टी पर लगाए जाते हैं, केंद्रीय जांच एजेंसियों पर लगाए जाते हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रहा हूं, ये बात इसलिए समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि भारत की किसी व्यवस्था को बदनाम करने की साजिश अगर होती है तो उस साजिश का पर्दाफाश करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि व्यवस्था अगर बदनाम होने लगी तो व्यवस्था के ऊपर लोगों का विश्वास उठ जाएगा। ये विश्वास न उठे, अड़िग रहे, इसीलिए ये सारी बातें आपके सामने ला रहा हूं। अगर आपको भी अब भी लगता है कि भारतीय जनता पार्टी या केंद्र की सरकार अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके इन लोगों को फंसाने का काम कर रही है तो आपकी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। नमस्कार।